नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार आप सभी लोग पुनः विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी के मध्य में लेकर के आए हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2005 उत्तर प्रदेश के व्याख्यात्मक मॉडल पेपर को, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग आज 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेशन में देखेंगे। एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। कोई पहली बार चैनल के ऊपर आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। और सेशन को एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। पूरे धैर्य के साथ में कक्षा में बने रहिएगा। और हम शुरुआत करेंगे जो है आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है आपका क्वेश्चन दिया गया है, 9 2 11 होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है। गणित में निष्णात होना, अधिक हो जाना, भाग जाना, साथ साथ रहना। आप सभी का उत्तर फटाफट से आना चाहिए। 9 2 11 होना, इसके लिए आपका जवाब आ रहा है यदि विकल्प 3 तो राइट होगा। यानी 9 2 11 का मतलब क्या है, भाग जाना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गीतिका के रचनाकार हैं। कौन है। प्रसाद, पंत, निराला, मुकुटधर पांडे। क्या होगा इसका जवाब, कौन है गीतिका के रचनाकार। तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो राइट होगा। यानी इन्हीं की रचना है गीतिका। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृत के लेखक नामवर सिंह जी हैं। आलोचना और काव्य, दूसरी परंपरा की खोज, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज। कौन सी रचना है नामवर सिंह जी की। आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है इसका विकल्प 2, तो बिल्कुल सही होगा। यानी दूसरी परंपरा की खोज, ये रचना किसकी है, नामवर सिंह जी की। और आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, ये रचनाएं किसकी हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है। अधिक पदत्व, अप्रतितत्व, दुष्कर्मत्व, क्लिष्टत्व। कौन सा दोष है इस काव्य पंक्ति में। तो आप सभी का जवाब आ रहा है यदि विकल्प ए, तो बिल्कुल सही होगा। यानी इस पंक्ति में कौन सा दोष है, अधिक पदत्व दोष। सुंदर, सबसे सुंदरतम, यानी जो है अधिक पदों का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। इस भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है कौन सी। अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना, कबहु निरामिष होए न कागा, ओछे की प्रीत बालू की भीत। कौन सा होगा आपका सही उत्तर। तो तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, इसके लिए सही लोकोक्ति आपकी कौन सी होगी, विकल्प 4, यानी ओछे की प्रीत बालू की भीत बराबर मानी जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। कौन है इसके रचनाकार। सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, वीरेंद्र मिश्र। किसकी रचना है निशा निमंत्रण। तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 2, तो ठीक होगा। यानी हरिवंश राय बच्चन की रचना है निशा निमंत्रण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वयम रक्षामः है। क्या है वयम रक्षामः। निबंध संग्रह, काव्य संग्रह, संस्कृत नाटक, उपन्यास। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 4, तो बिल्कुल सही होगा। यानी वयम रक्षामः क्या है, उपन्यास है। और किसका उपन्यास है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा। समक्ष, विपक्ष, परोक्ष, अदृश्य। क्या होगा प्रत्यक्ष का विलोम। आपका उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 3, तो राइट होगा। यानी प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, अप्रत्यक्ष भी होता है और परोक्ष भी होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फाणी नखन शव आंतड़िन, रुधिर मवादि निकारी, और लेपति अपने मुखनि पय,
हरसि प्रेतगण नारी। यानी कि जो है क्या दिया गया है क्वेश्चन आपका अगला, फाणी नखन शव आंतड़िन रुधिर मवादि निकारी लेपति अपने मुखनि पे हरसि प्रेतगण नारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है, आपसे पूछा जा रहा है और बताना है। भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, क्या होगा सही आंसर इस क्वेश्चन का? फटाफट से आपको जवाब देना है। तो इसके लिए आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 2 जुगुप्सा यानी घृणा का भाव हो रहा है इन पंक्तियों में, और यही आपका सही उत्तर है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, अजो तरेवना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग में अलंकार है श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 1 यानी श्लेष अलंकार। तो बिल्कुल राइट जवाब होगा सभी लोगों का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? भट्ट लोल्लट, भरत मुनि, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। कौन है नाट्यशास्त्र के प्रणेता? आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 यानी भरत मुनि। तो बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं कौन है? लल्लू लाल, सदाशुक राय, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र। किसकी रचना है नासिकेतोपाख्यान? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 4 यानी सदल मिश्र। तो बिल्कुल सही होगा, इन्हीं की रचना है नासिकेतोपाख्यान। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है? आपको फटाफट से बताना है। एक ही शब्द के 4 रूप दिए गए हैं, कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आप सभी को उत्तर करना है। तो यदि आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प 2 यानी उज्ज्वल, आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, यही आपका सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, साहित्य, डायरी। क्या होगा इसका सही जवाब? अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प 3 यानी यात्रा साहित्य। तो सही होगा। और ये किसकी रचना है अरे यायावर रहेगा याद? आपको कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को उत्तर दे के बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मंटो मेरा दुश्मन। कौन सा नहीं है महादेवी वर्मा का रेखा चित्र? तो आपका जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 4। तो राइट होगा, यानी ये नहीं है रेखा चित्र महादेवी वर्मा का। और ये रचना किसकी है? मंटो मेरा दुश्मन, उपेंद्रनाथ अश्क जी की। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है? सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दर्शन है और उसकी दूसरी तरफ जो है दार्शनिक है। तो इसका जो है क्या सही जवाब होगा? तो सबसे पहले है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद के जो आपके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी हैं। फिर अद्वैतवाद के कौन है? कौन आएगा अद्वैतवाद में? तो अद्वैतवाद के आपके जो है शंकराचार्य जी आएंगे। फिर विशिष्टाद्वैतवाद में कौन आएगा? विशिष्टाद्वैतवाद में रामानुजाचार्य आएंगे और द्वैतवाद में मध्वाचार्य आएंगे। यानी इस प्रकार आपका ये उत्तर यहाँ पे मिलान किया गया है, लेकिन कूट के रूप में क्या सही होगा? आपका जवाब वो होगा विकल्प 3। कौन सा होगा? विकल्प 3 कूट के रूप में सही उत्तर माना जाएगा। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। आपका अगला प्रश्न है, प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन कौन सा है? तसव्वुफ, हनफी, अहले हदीस, अहमदिया। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन कौन सा है? तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए यानी जवाब आपका आ रहा है विकल्प ए 1 यानी तो राइट माना जाएगा। सूफी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा का इन कवियों का दर्शन कौन सा है? तशव्वुफ है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है उसे आपको बताना है।
रीतबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीत सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीत मुक्त धारा के कवि हैं। तो आप सभी जानते हैं, अगर ध्यान से देखेंगे इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो आपका जवाब यदि आ रहा है विकल्प 4 तो बिल्कुल राइट होगा, ये गलत है। यानी ये केशव रीत मुक्त धारा के कवि नहीं है। और रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, ये सत्य है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, ये भी बात सही है। और बिहारी रीत सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता है, यानी कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ, यानी पूछा जा रहा है कि प्रकाशित होता है किस रूप में ये है, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक। तो जो प्रथम पत्र है उदंत मार्तंड, ये किस रूप में प्रकाशित होता है, तो ये जो है आपका साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था, यानी विकल्प 2 आपका सही उत्तर माना जाएगा। कहाँ से प्रकाशित होता था, कौन प्रकाशित करता था, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, साकेत, कृत्तिवास रामायण। क्या होगा आपका सही जवाब इस क्वेश्चन के लिए, तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 तो बिल्कुल राइट होगा। यानी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, कृत्तिवास रामायण का, जो कि एक बंगला की रचना है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। कौन नहीं है दूसरा सप्तक में सम्मिलित कवि, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 तो राइट माना जाएगा। ये दूसरे सप्तक में नहीं है और भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, ये तीनों लोग जो है दूसरे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है, वैदेही वनवास, पथिक, रसज्ञ रंजन, भारत भारती। कौन सा नहीं है इनमें से काव्य ग्रंथ, आपको बताना है सभी लोगों को। तो इस प्रश्न के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 यानी रसज्ञ रंजन तो राइट माना जाएगा, ये जो है काव्य ग्रंथ नहीं है। और वैदेही वनवास आपका जो है ये हरिऔध जी की रचना है, भारत भारती मैथिली स्वर्ण गुप्त की रचना है, पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है और रसज्ञ रंजन ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की गद्य रचना है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, सरस्वती, कविवचन सुधा, नागरी प्रचारणी पत्रिका, सुकवि। किस पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 यानी कविवचन सुधा तो बिल्कुल सही माना जाएगा। इसका प्रकाशन भारतेंदु जी ने 1868 ईस्वी में किया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं, कौन हैं, भट्ट केदार, नरपति नल, नल्ल सिंह, मधुकर कवि। किसकी रचना है जय मयंक जस चंद्रिका, तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प 4 तो बिल्कुल सही होगा। यानी जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है, मधुकर कवि। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। ये कथन किसका है, संत कबीर दास, संत रैदास, कुंभन दास, मलुक दास। किसकी है ये प्रसिद्ध पंक्ति, तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प 3 यानी कुंभन दास तो बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की है, संवत 1631, संवत 1637, संवत 1649, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को मैंने कई बार कई सारे सेशन के अंतर्गत बताया है। संवत 1631 करहि कथा हरिपद धरि सीसा, यानी आपका जवाब आ रहा है विकल्प 1 संवत 1631 तो बिल्कुल सही माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसको माना है, केशवदास, मतिराम, चिंतामणि बिहारी,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। किसे माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 आचार्य चिंतामणि। तो बिल्कुल राइट होगा। इन्हीं चिंतामणि को शुक्ल जी ने रीतकाल का प्रवर्तक बताया है। फिर आगे बढ़ेंगे हम सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन सा है पुल्लिंग? सूची पत्र, किताब, गंगा, संसद। इनमें से कौन है पुल्लिंग? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प 1 यानी सूची पत्र ये पुल्लिंग है, सही माना जाएगा। और किताब, गंगा, संसद ये तीनों शब्द किस प्रकार के हैं? आपके स्त्रीलिंग हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुधन आगतम में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयाद संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। कौन सी है स्वागतम शब्द में संधि? तो आपका जवाब आ रहा है इसके लिए विकल्प 4 यानी यण संधि। तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा, स्वागतम में यण संधि है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जय पराजय में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 यानी द्वंद्व समास होगा जय पराजय में। और द्वंद्व समास कहाँ होता है विद्यार्थियों? जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ पे जय भी प्रधान है और पराजय भी प्रधान है, और जय पराजय को संयोजक अवयव के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। 4 प्रकार दिए गए हैं एक ही शब्द के, आपको फटाफट से बताना है इनमें से कौन सा विकल्प वर्तनी की दृष्टि से सही होगा। तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प 2 यानी कवयित्री, यही आपका सही उत्तर होगा। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। एक वाक्य इसमें से सही है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। आपका पत्र सधन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। कौन सा वाक्य इनमें से सही है? बहुत ही शानदार ये भी क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब आ रहा है विकल्प 3। तो बिल्कुल सही होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। और अनेकों अपने आप गलत है, अनेकों का मतलब गलत है, अनेक का मतलब ही अनेकों है, इसलिए आपका तीसरा आंसर सही माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना, एक ही सहारा। क्या है अंधे की लकड़ी से तात्पर्य? तो आपका उत्तर इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों आ रहा है विकल्प 4। तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? एक ही सहारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। कौन सी लोकोक्ति है? अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तूती बोलना। इनमें से कौन सी लोकोक्ति है? तो आप सभी लोगों को ईमानदारी से अपना उत्तर करना है, कोई भी चीटिंग नहीं करनी है किसी प्रकार की, तभी आप अपना सही मूल्यांकन कर सकेंगे। आपका जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 3। तो ठीक माना जाएगा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली ये लोकोक्ति है। और अंक भरना, आस्तीन का सांप, तूती बोलना ये तीनों क्या है? मुहावरे हैं। और लोकोक्ति मुहावरे में अंतर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? झूठा सच, तमस, आधा गांव, करम भूमि। किसका कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर नहीं आधारित है? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 4। तो बिल्कुल ठीक होगा। और यानी कर्मभूमि ये भारत पाकिस्तान विभाजन पे नहीं है। और झूठा सच, आधा गांव, तमस ये तीनों उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन की घटना पर आधारित हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, डायरी, संस्मरण। कौन सी विधा है 11 वर्ष का समय की? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 1। तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है 11 वर्ष का समय, इसकी विधा कौन सी है? कहानी है। हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, यशपाल की आत्मकथा है। कौन सी है इनमें से? नीड़ का निर्माण, फिर सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह।
कौन सी है इनमें से यशपाल की आत्मकथा? आप सभी का उत्तर आ रहा है इसके लिए विकल्प 2, तो बिल्कुल राइट होगा, यानी सिंहावलोकन है यशपाल की आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं हम सभी। आपका अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में इनमें से एक विशेषता गलत है, उसे आपको बताना है। रीतकाल में अलंकरण की प्रधानता है, रीतकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, रीतकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण हुआ है, रीतकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके सामने, कौन सी विशेषता नहीं है रीतकाल की? तो इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 3, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा, यानी ये विशेषता नहीं है रीतकाल की। और रीतकाल में अलंकरण की प्रधानता है, सही है। इसकी प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, सही है। लक्षण ग्रंथों की प्रधानता है, ये भी बात सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, क्या है देखते हैं। जान कवि, आलम, रस खान, इनमें से कोई नहीं। तो सैयद इब्राहिम किसका जो है कवि नाम है? आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 3, तो बिल्कुल राइट होगा, यानी सैयद इब्राहिम ये किसका कवि नाम है? रस खान जी का। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, लोग है लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं आलम, द्विजदेव, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। किसकी है ये काव्य पंक्ति? इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 3, यानी कि घनानंद, तो बिल्कुल राइट होगा। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत, ये पंक्ति किसकी है? घनानंद जी की। और घनानंद जो है ये रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? गोपाल दास गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 45 का क्या होगा सही उत्तर? आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 3, तो ठीक होगा, यानी जूही की कली कविता को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। और जूही की कली ये रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। फिर अगला क्वेश्चन है, चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री हैं शकुंत माथुर, सुमन राजे, मणिका मोहिनी, कीर्ति चौधरी। कौन है चौथे सप्तक में संकलित कवयित्री? तो आप लोगों का आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 2, सुमन राजे, तो बिल्कुल ठीक होगा। और शकुंतला माथुर ये दूसरे सप्तक की कवित्री हैं, और कीर्ति चौधरी ये तीसरे सप्तक की कवित्री हैं, और मणिका मोहिनी ये किसी सप्तक में नहीं आती हैं। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे, हिंद रवीन्द्रनाथ टैगोर। किसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इसके लिए विकल्प 1, तो ठीक होगा, यानी जॉन गिलक्राइस्ट जी ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है, किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में, सन 1900 ईस्वी में विशाल भारत में, सन 1903 में सरस्वती में, इनमें से किसी में भी नहीं। कौन सा इस क्वेश्चन के लिए आपका सही उत्तर होगा? तो आपका इस प्रश्न के लिए जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 1, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा, यानी किशोरी लाल गोस्वामी की रचना इंदुमती जो कहानी है ये सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है कौन सा है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। भारव की रचना जो किरातार्जुनीयम है इसका प्रधान रस कौन सा है? तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए
जवाब आ रहा है विकल्प 1 यानी वीर रस, तो बिल्कुल ठीक होगा। जो भारव की रचना है किरातार्जुनीयम, इसका मुख्य रस कौन सा है? वीर रस। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित में किस रीत की प्रधानता है? पांचाली रीत, वैदर्भी रीत, गौड़ी रीत, प्रसाद रीत। तो प्रसाद रीत कोई होती नहीं है, ये विकल्प अपने आप ही कट जाता है। अब बचते हैं 3, इनमें से एक आपका सही उत्तर है। तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। यानी श्री हर्ष के द्वारा रचित जो रचना है नैषधीय चरित, इसमें किस रीत की प्रधानता है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प 2, वैदर्भी रीति। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। फिर है, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, रघुवंशम। कौन सा महाकाव्य इनमें से नहीं आता है बृहत्त्रयी के अंतर्गत? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 4, रघुवंशम महाकाव्य। ये जो है बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। फिर उसके बाद में हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सूची 1 का मिलान जो है सूची 2 से करना है। एक तरफ है रचनाएं, दूसरी तरफ है रचनाकार। तो कालिदास की रचना कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। और माघ की रचना कौन सी है? शिशुपाल वधम। भवभूत की रचना कौन सी है? उत्तर रामचरितम। और दंडी की रचना कौन सी है? 10 कुमार चरितम। तो ये आपका सही कूट मिलान किया गया। और आगे देखते हैं कूट के रूप में आपका सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसमें विकल्प 2 आपका राइट आंसर होगा। आप सभी लोग मिलान कर लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। आपको बताना है 4 रूप दिए गए हैं उज्ज्वल के संधि विच्छेद, उनमें से एक आपका सही है। फटाफट से आपको उत्तर करना है। क्वेश्चन नंबर 53 यानी 53 का आंसर क्या होगा? आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 3, तो बिल्कुल ठीक होगा। यानी उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन ज्वल। फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। क्या समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। कौन सा समास है पंचवटी में? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प 1, तो राइट माना जाएगा। यानी पंचवटी में द्विगु समास है। और द्विगु समास कहाँ होता है? जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है। फिर अगला है सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। लकार और उनके काल से संबंधित है। देखते हैं हम लोग कौन से काल में कौन सी लकार सही बैठती है। तो सबसे पहले है आपका लट लकार। लट लकार वर्तमान काल में है। लोट लकार जो है आपका ये आज्ञार्थक में आता है। लंग लकार भूतकाल में आता है और लिट लकार भविष्य काल में आता है। इस प्रकार ये आपका सही मिलान किया गया। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं कूट के रूप में कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो अगर कूट का मिलान करोगे तो विकल्प 4 आपका सही उत्तर होगा। आप लोग इसको मिलान कर लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अब लव नसानी अब नान न सही हों। पद के रचयिता हैं सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास, गोविंद स्वामी। यानी अब लव नसानी अब ना न सही हों, ये पंक्ति किसकी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोगों का विद्यार्थियों इसके लिए उत्तर आ रहा है विकल्प 3, तो राइट होगा। यानी अब लव नसानी अब ना न सही हों, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका से पंक्ति ली गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली। कौन सा इनमें से नहीं है सूर्य का पर्यायवाची? तो आपका जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 4, तो राइट होगा। यानी अंशुमाली जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दिनकर, भास्वर, दिवाकर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? रघुवंशम, उत्तर रामचरितम, प्रतिमा नाटकम, किरातार्जुनीयम। कौन सा ग्रंथ है करुण के रस राजत्व की स्थापना करने वाला? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो बिल्कुल ठीक होगा। यानी उत्तर रामचरितम जो रचना है इसमें करुण रस की स्थापना की गई है। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्या है? न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, यानी आभूषणों के बिना स्त्री का मुख सुशोभित नहीं होता है। यह मत किसका है? आचार्य रुद्रट, पीयूषवर्षी जयदेव, आचार्य भामा, आचार्य मम्मट। किसका है ये कथन? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 3, तो ठीक होगा। यानी आचार्य भामा जी कहते हैं न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? अभिज्ञ शब्द का विलोम है। देखते हैं, भिज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ, सुभिज्ञ। तो दो तो विकल्प इनमें से ऑलरेडी गलत हो जाते हैं यहाँ पर। अब बचता है आपका भिज्ञ और अनभिज्ञ। क्या होगा इसका सही उत्तर? अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? विकल्प 3 अनभिज्ञ आपका सही आंसर माना जाएगा। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, द्विज शब्द का अर्थ है। क्या है? ब्राह्मण, दांत, पक्षी, इनमें से सभी। क्या है द्विज शब्द का अर्थ? तो इसके लिए आपका जवाब आ रहा है यदि विकल्प 4, तो बिल्कुल ठीक होगा। यानी द्विज का मतलब ब्राह्मण भी है, दांत भी है और पक्षी भी है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्या है? अकरोह रूप है। कौन सा है? क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, क्री धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। कौन सा है इसमें से सही जवाब? तो आप लोगों का आंसर आ रहा है इसके लिए विकल्प 2, तो बिल्कुल ठीक होगा। यानी जो अकरोह रूप है क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। आगे बढ़ेंगे। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं। इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, मार्गस्य उभयतः वृक्षाः सन्ति, मार्गस्य उभयतः वृक्षाः सन्ति, मार्गे वृक्षाः सन्ति। कौन सा संस्कृत अनुवाद इसका बिल्कुल ठीक माना जाएगा? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 1, तो बिल्कुल सही होगा। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, इसका संस्कृत अनुवाद क्या है? मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, उभयः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगी। अब ये जहाँ पे भी शब्द आएंगे वहाँ द्वितीय विभक्ति होगी। फिर है अगला क्वेश्चन, भविष्यत कहा के रचनाकार है। पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल, सरहपा। किसकी रचना है भविष्यत कहा? तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प 3, तो बिल्कुल ठीक होगा। यानी भविष्यत कहा ये रचना किसकी है? धनपाल जी की। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश, रस सारांश। कौन सा है भिखारी दास का प्रमुख काव्य शास्त्री ग्रंथ? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 2 काव्य निर्णय, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान, शांतिप्रिय द्विवेदी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किस विद्वान ने कहा है? आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 4, तो बिल्कुल ठीक होगा। यानी शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आ रहा है विकल्प 4, तो बिल्कुल ठीक होगा। यानी हिंदी साहित्य विमर्श ये इतिहास ग्रंथ किसका है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक, किसी पर नहीं। कौन सा सही उत्तर है आपका? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। यानी क्या होता है इसमें? धूमिल को सुदामा पांडे का प्रजातंत्र काव्य कृति के ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है?
श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई। निठल्ले की डायरी ये हास्य व्यंग निबंध संग्रह किसका है? आप सभी जानते हैं। आपका जवाब आ रहा है विकल्प 4 यानी हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है निठल्ले की डायरी। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुव स्वामी, कौन सा नाटक इनमें से नहीं है प्रसाद जी का? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 3। तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा, चूंकि करबला जो है ये नाटक किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। और मुंशी प्रेमचंद जी का एक नाटक संग्राम भी है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? प्रेमचंद, नागार्जुन, राही मासूम रजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। फटाफट से आप लोगों को बताना है किसने की है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता। तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 1 तो ठीक माना जाएगा। और यह अधिवेशन कब होता है? 1936 ईस्वी में। और कहाँ होता है? लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुंशी प्रेमचंद जी। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 1 यानी मुकुटधर पांडे। तो बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका केशव कहीं न जाई का कहिए यह पंक्ति किस रचनाकार की है? कबीरदास, रहीमदास, केशवदास, तुलसीदास। कौन सा सही और सटीक उत्तर होगा आपको बताना है। तो इसका जवाब आप सभी का आ रहा है विकल्प 4 तो ठीक होगा यानी केशव कहीं न जाए का कहिए ये पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी की है और विनय पत्रिका रचना से ली गई है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले कवि का नाम क्या है? आप सभी लोगों को फटाफट से उत्तर देना है। कबीरदास, दादू दयाल, नानक, नंददास। कौन है संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले कवि? तो आप सभी का जवाब यानी इसमें पूछा क्या जा रहा है जो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आएंगे। कबीरदास, दादू दयाल, नानक। तो इनमें से जो नहीं आएंगे आपके संत काव्य परंपरा में आपका उत्तर होगा विकल्प 4 यानी नंददास। और बाकी कबीरदास, दादू दयाल, नानक ये तीनों लोग संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्या है? सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। चलिए हम लोग मिलान करेंगे और नीचे देखेंगे कौन सा कूट के रूप में सही उत्तर होगा। यानी नामकरण है और इतिहासकार है, यही आपसे इसमें पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं? नाम देते हैं वीरगाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम देते हैं आदिकाल। राहुल सांकृत्यायन नाम देते हैं सिद्ध सामंत काल। और मिश्र बंधु नाम देते हैं प्रारंभिक काल। और ये सभी नाम जो है किस कालखंड के हैं? तो आदिकाल के ये नाम हैं। तो ये तो यहाँ पर आपका सही मिलान कर दिया गया है। और आगे हम देखते हैं कूट के रूप में कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो कूट के रूप में आपका विकल्प 4 जो है इसमें सही माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? इति धनादि, इति धनादि, इति धन यादि, इति धन आदि। क्या है इसका सही जवाब? इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ रहा है विकल्प 1 यानी इति धनादि। तो बिल्कुल ठीक होगा और बाकी सारे इसके विच्छेद गलत हैं। अगला क्वेश्चन है मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। क्या है? मत्या, मत्याह, मतयः, मतये। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा इनमें से? तो मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप जो सही उत्तर आपका होगा विकल्प 2 यानी बनेगा आपका मत्याह षष्ठी एक वचन में। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है अवधि
किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। किस उपभाषा वर्ग की बोली है अवधी? आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो बिल्कुल सही होगा, यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोलियां जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? संदेश राशक, जयमंग, जस चंद्रिका, आलखंड, भक्तमाल। कौन सी रचना नहीं है वीर गाथा काल की? इस प्रश्न का आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 4, तो ठीक होगा, यानी भक्तमाल जो है ये रचना वीर गाथा काल की नहीं है। और संदेश राशक, जयमंग, जस चंद्रिका, आलखंड, ये तीनों रचनाएं वीर गाथा काल यानी आदिकाल की हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं कौन हैं? सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास, चैतन्य महाप्रभु। कौन है कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक? आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है। इसके लिए आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 2 यानी स्वामी वल्लभाचार्य, तो ठीक होगा। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? कब है इसका प्रकाशन वर्ष? 1940, 1943, 1955, 1958। कब प्रकाशित होता है तार सप्तक? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 2, तो ठीक होगा, यानी तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ है। और किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन, अज्ञे की रचना है, यानी इनमें से कौन सी रचना है अज्ञे जी की? कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षण भर, हुंकार, पवनदूत। क्वेश्चन नंबर 82, आप सभी लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प 2, तो ठीक होगा, यानी अज्ञे की रचना कौन सी है? हरी घास पर क्षण भर। और कुरुक्षेत्र, हुंकार, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है? पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे, वासव दत्ता। कौन सी रचना है इनमें से हरिऔध जी की? आप लोग अपना उत्तर इस क्वेश्चन के लिए दे रहे हो विकल्प 3, तो ठीक होगा, यानी चोखे चौपदे, चुबते चौपदे, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। फिर है, नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? मुंशी प्रेमचंद, मोहन राकेश, कमलेश्वर, भैरव प्रसाद गुप्त। पत्रिका का नाम है नई कहानी, संपादक कौन है आपको बताना है। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 4, तो ठीक होगा, यानी नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? भैरव प्रसाद गुप्त जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 15, 20, 7, 8। कितने कांड हैं रामचरितमानस में? आप सब जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 3, तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और कौन कौन से 7 कांड हैं, क्रम से आप लोगों को लिख करके कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यह पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। किसकी है ये पंक्ति? आप लोग अपना उत्तर दे रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 1, तो ठीक होगा, यानी जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य से ली गई है यह पंक्ति। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है, यानी किसका ये सूत्र है? दंडी ने, भरतमुनि, वामन ने, अभिनवगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 87 का आप लोगों को उत्तर करना है। इसके लिए आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो ठीक होगा, यानी भरतमुनि कहते हैं विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, और ये कथन अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के अंतर्गत भरतमुनि जी ने दिया है।
आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कुवलयानंद की रचयिता हैं। कौन है कुवलयानंद के? भामह, दंडी, पंडितराज जगन्नाथ, अभय दीक्षित। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कुवलयानंद। तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 4, तो ठीक होगा। यानी कि कुवलयानंद ये रचना किसकी है? अभय दीक्षित जी की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति परत गांठ दुर्जन हिये दई नैयः रीति। इसमें कौन सा अलंकार है? निदर्शना, दृष्टांत, असंगति, विभावना। कौन सा होगा इसका सही उत्तर? तो आप लोगों का जवाब आ रहा है यदि विकल्प 3, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? असंगत। असंगत क्यों है? द्रग नेत्र उलझ रहे हैं, टूट रहा है कुटुंब यानी कि परिवार, जुड़ रहे हैं चतुरों के हृदय और उनके चित्त में प्रेम पल रहा है, और गांठ दुर्जनों के हृदय में पड़ रही है, अर्थात किसी भी बात की एक दूसरी बात से संगत नहीं बैठ रही है, अर्थात असंगति अलंकार होगा। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है आपका आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? यानी कितनी संख्या मानी है गुणों की? 10, 3, 15, 8। मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं? इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2, तो ठीक होगा। यानी मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 3। और मम्मट के काव्य ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। उसी में जो है इसकी चर्चा इन्होंने की है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम आपको खोजना है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और शैनी पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पालिश और शैनी पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, सौरसेनी पश्चिमी हिंदी। और आगे एक विकल्प है उसे देखते हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। तो यानी हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित सही कथन आपका कौन सा होगा? तो आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प 1, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। यानी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, यही है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। कौन है इनमें से तत्सम शब्द? आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा विकल्प 1, यानी कि अंधकार, तो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। किसमें है उपसर्ग? आपको बताना है। आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। इसमें क्या है? आपका पराजय शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, और उपसर्ग का काम क्या होता है? किसी शब्द के पहले आकर के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देना, विशेषता ला देना। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का विकास हुआ है खरोष्ठी से, फारसी से, मराठी से, ब्राह्मी से। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 4, तो बिल्कुल सही होगा। यानी ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का विकास होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, शतदल, सरसिज, अमीय। कौन सा नहीं है इनमें से कमल का पर्यायवाची? तो आप लोग अपना उत्तर दे रहे हैं विकल्प 4, तो ठीक होगा। जो अमी है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, और बाकी अरविंद, सरसिज, शतदल सबका अर्थ कमल है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका आचार का विलोम शब्द है। कौन सा है? अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। तो ना तो अत्याचार होगा ना विचार होगा। नहीं, कौन सा हो सकता है इसका
सही जवाब इस क्वेश्चन के लिए? तो आप सभी लोगों का इसके लिए जवाब आ रहा है विकल्प 1, तो ठीक माना जाएगा। आचार का विलोम अनाचार होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें डाउट लग रहा है, इसको देख करके आपको फिर से क्लियर करके बताएंगे। इसका सही उत्तर, बिल्कुल सटीक उत्तर कौन सा हो सकता है, चूंकि इसमें आचार का विलोम विचार भी हो सकता है, अनाचार तो है ही। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसकी आशा न की गई हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा, असंभव। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? इस प्रश्न के लिए आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो ठीक होगा। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रही, अनुग्रहित, क्या होगा सही उत्तर इस क्वेश्चन के लिए? तो जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प 2, अनुग्रहित, सही होगा। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। कौन नहीं है इनमें से पताका का पर्यायवाची? तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 4, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। निशान, ध्वज, झंडा ये जो है पताका के पर्यायवाची हैं और प्रस्तर नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं विक्रम सेठ, सुरेंद्र वर्मा, रांगे राघव, अरुंधति राय। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन हैं? आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो बिल्कुल सटीक होगा। यानी सुरेंद्र वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टोपी शुक्ला के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी। टोपी शुक्ला विद्यार्थियों यह एक उपन्यास है और किसका है? विकल्प 2, राही मासूम रजा का है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है अगला, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह गीत किस रचना में है? प्रसाद जी की झरना, लहर, ध्रुवसामनी, चंद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 4, तो बिल्कुल सही होगा। यानी चंद्रगुप्त नाटक जो है जयशंकर प्रसाद जी का, उसी में यह गीत है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति घनानंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन हैं? आप लोगों को फटाफट से अपना उत्तर करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो बिल्कुल ठीक होगा। यानी कवित्त रत्नाकर ये रचना किसकी है? सेनापति जी की। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, रामानंद, निम्बारकाचार्य। किसके शिष्य हैं? नंददास। तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। यानी अष्टछाप के जो कवि हैं नंददास, ये विठलनाथ के शिष्य हैं। आगे बढ़ेंगे हम सभी। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कबीर वाणी के डिक्टेटर यानी तानाशाह थे, ये मत किसका है? राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये कथन किसका है? आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प 3, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बिल्कुल सही माना जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि अभिनय जयदेव की उपाधि से विभूषित है?
विद्यापति, सूरदास, नंददास, कुंभनदास। अभिनय जयदेव की उपाधि से विभूषित कवि कौन है? तो आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आ रहा है विकल्प 1 यानी विद्यापति। तो बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मुक्त छंद के प्रणेता कौन माने जाते हैं? निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। कौन है मुक्त छंद के प्रणेता? आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 1 यानी पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और मुक्त छंद की इनकी पहली रचना का नाम है जूही की कली। उसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ है। आगे बढ़ेंगे। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पंत भारतेंद्र युग के कवि हैं। कौन सा होगा सही उत्तर इस क्वेश्चन के लिए? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प 4। तो बिल्कुल सटीक होगा। यानी पंत जो है छायावाद के कवि है, ना कि भारतेंद्र युग के, इसीलिए ये कथन गलत है। और बाकी पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये सही है। पल्लव पंत की रचना है, ये भी सही है। लोकायतन ये भी पंत की रचना है जो कि महाकाव्य की श्रेणी में आती है, ये भी बात सत्य है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप है। रामाभ्याम, रामान, रामैः, रामेभ्य। कौन सा होगा सही उत्तर आप लोगों को बताना है फटाफट से। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है कौन सा, यानी क्वेश्चन नंबर है 109। आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 3 रामैः सही होगा। यानी राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप क्या होगा? रामैः। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? कौन प्रसिद्ध है किस अलंकार के लिए? उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो आप लोगों को हमने कई कक्षाओं में बताया भी है। क्या कहा जाता है कालिदास के विषय में? उपमा कालिदासस्य। यानी कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 1 उपमा अलंकार। तो बिल्कुल ठीक होगा जवाब। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, करमभूमि, गबन, मानस का हंस। किस उपन्यास का पात्र है सूरदास? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए अपना उत्तर दे रहे हैं विकल्प 1 रंगभूमि। और रंगभूमि उपन्यास किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। रंगभूमि, गबन, करमभूमि ये सभी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के हैं। और मानस का हंस उपन्यास किसका है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो क्या है? जगनिक की रचना का नाम है परमाल रासो। नरपति नाल्ल की रचना का नाम क्या है? बीसल देव रासो। दलपत विजय की रचना कौन सी है? खुमार रासो। और चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। तो इस प्रकार आपका यह सही मिलान किया गया है। और यदि आप कूट की बात करेंगे तो कौन सा उत्तर सही होगा? देखते हैं आगे हम लोग। विकल्प 2 कूट के रूप में आपका सही उत्तर होगा। आप सभी मिलान कर लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध, कला और संस्कृति, राजतंत्र, पूंजीवाद। किसका प्रतीक है गुलाब गेहूं और गुलाब रचना में? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प 2 तो ठीक माना जाएगा। यानी जो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है गेहूं और गुलाब, उसमें गुलाब किसका प्रतीक है? कला और संस्कृत का। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वो छंद कौन सा है? मालिनी, बरवे, रोला, इंद्रवज्रा। कौन सा छंद होगा इसमें? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 2 यानी बरवे छंद में
पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, हानुश नाटक के रचनाकार हैं कौन हैं? कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश। किसका है ये बहुत ही प्रसिद्ध और शानदार नाटक है हानुश। तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आ रहा है विकल्प 3, तो बिल्कुल ठीक होगा। यानी हानुश नाटक के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी जी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। फिर है, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 3, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं, किसकी रचना है? मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लीलाधर चगुड़ी। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। यानी संसद से सड़क तक की रचना किसकी है? सुदामा पांडे धूमिल जी की। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं कौन हैं? रत्नाकर, भूषण, ठाकुर, आलम। किसकी प्रसिद्ध रचना है शिवा बावनी? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो ठीक होगा। ये भूषण की रचना है शिवा बावनी। छत्रसाल दशक भी इनकी प्रसिद्ध रचना है और भूषण रीतकाल के एकमात्र वीर रस के कवि यानी राष्ट्र प्रेम के कवि माने जाते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन आपका, निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? कृष्णा शोभती, ममता कालिया, निर्मला जैन, मृणाल पांडे। कौन नहीं है इनमें से कथाकार? आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है फटाफट से। तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है यदि विकल्प 3, तो बिल्कुल सटीक होगा। जो निर्मला जैन है ये कथाकार नहीं है। निर्मला जैन जो है इनकी गणना जो है आलोचना के क्षेत्र में यानी एक आलोचक के रूप में की जाती है, और बाकी कृष्णा शोभती, ममता कालिया, मृणाल पांडे इनको कथाकार माना गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? कबीर सूर तुलसी, जायसी सूर तुलसी, पंत प्रसाद निराला, केशव बिहारी घनानंद। किन जो है 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है त्रिवेणी में? तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आ रहा है विकल्प 2, तो बिल्कुल सटीक होगा। जायसी सूर तुलसी इन 3 महान कवियों की समीक्षा है त्रिवेणी में, और त्रिवेणी किसकी समीक्षा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। आगे बढ़ेंगे। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं यानी क्या कहा जाता है? खंड काव्य, नाट्य काव्य, चंपू काव्य, मुक्तक काव्य। आप सभी लोगों को अपना उत्तर फटाफट से देना है। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? तो गद्य और पद्य जो मिश्रित रचना होती है उसे चंपू काव्य कहा जाता है, यानी विकल्प 3 आपका सही उत्तर माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं कौन हैं? पानू खोलिया, कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई, रविंद्र कालिया। किसकी शानदार और प्रसिद्ध कहानी है राजा निर्वंशिया? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 2, कमलेश्वर। तो बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निर्वेद स्थायी भाव है यानी किस रस का है निर्वेद स्थायी भाव? रौद्र रस, शांत रस, करुण रस, भयानक रस। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो इसके लिए आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो ठीक होगा। यानी शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप इनमें से कौन सा है? जगते, जगतः, जगतोह, जगदभ्य। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप इनमें से क्या बनेगा? आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 1 यानी कि जगते। तो बिल्कुल सटीक माना जाएगा। हम सभी लोग आज के इस मॉडल पेपर के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। क्या है? कलई खुलना मुहावरे का
सही अर्थ इनमें से क्या होगा? रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट होना, चमक का गायब होना। बहुत ही शानदार मुहावरा है और इसके विकल्प भी बहुत ही सटीक रखे गए हैं भ्रमित करने के लिए। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आप सभी लोगों का इस प्रश्न का जवाब आ रहा है विकल्प 3, यानी कि भेद प्रकट होना। तो बिल्कुल सटीक होगा। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? भेद प्रकट होना। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने प्रवक्ता चयन परीक्षा उत्तर प्रदेश 2005 के मॉडल पेपर को देखा, जिसके अंतर्गत आप सभी ने महत्वपूर्ण 125 प्रश्नों की वैकल्पिक श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करते रहिए और उन सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद जो लगातार अंत तक कक्षा में बने रहे हैं। और हम मिलते हैं आप सभी लोगों को पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।